ये बेस थ्योरम को लेकर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन डी में भी आ सकता है ये 5 मार्क्स में, और सेक्शन ई में आ सकता है ये 4 मार्क्स में। 13.3 से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमें बताया गया कि 52 कार्ड में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है। अब गुम होने के बाद जो 51 कार्ड्स हैं उसमें से हमने 2 कार्ड खींचे हैं, और इन दोनों कार्ड्स को हमने देखा कि ये दोनों हमारे हाथ में डायमंड आ गए। तो ये बेस थ्योरम होती है जिसमें हमें पहले से पता होता है कि जो इवेंट हुआ है वो पहले से पता होता है कि क्या हमारे पास हो चुका है। जैसे इसमें कहा गया है कि 2 कार्ड जो हमने निकाले हैं दोनों डायमंड आ चुके हैं, पहले से घटना हो चुकी है। अब हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड था, और डायमंड का कार्ड लॉस्ट होने के बाद हमारे हाथ में दोनों कार्ड जो निकल के आए हैं वो दोनों डायमंड के हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड का था। तो इसके सॉल्यूशन में हमें इवेंट निकालने होते हैं। इवेंट में E1 E2 2 इवेंट्स होते हैं, या 3 इवेंट होंगे तो E1 E3 E2 E3 3 इवेंट होंगे। तो जो इवेंट होता है जहाँ प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है वहीं पर एक इवेंट छुपा होता है। जैसे इसने कहा है द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो ये जो लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड ये एक इवेंट है। और दूसरा इवेंट हम अपने आप पता लगा सकते हैं कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट बीइंग ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। ये हमारा पहला इवेंट है। इवेंट वहीं छुपा होता है जहाँ से हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पूछी होती है, वहीं इवेंट छुपे होते हैं E1 और E2। E2 है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ये तो 2 इवेंट हो गए, तीसरा इवेंट यहाँ है नहीं, तो 2 ही इवेंट है, या तो लॉस्ट कार्ड हमारा डायमंड है या फिर लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। अब हमें एक इवेंट ए से डिनोट करते हैं हम। ए होता है, ये वो इवेंट होता है जो पहले से हो चुका है, मतलब जो 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं दोनों के दोनों डायमंड हैं, उसे हम ए कहेंगे। जो पहले से घटना हो चुकी होती है, जो इवेंट पहले से घटित हो चुका है, उस इवेंट को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये 2 कार्ड्स फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आर बोथ डायमंड, ये हमारा इवेंट ए है। तो इन क्वेश्चंस में हमें इवेंट अगर छांट लिए तो आधा काम तो यही हो गया। इवेंट्स में जो E1 E2 E3 होते हैं वो जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है उनमें इवेंट छुपे होते हैं, और जो पहले से हो चुका है वो कैपिटल ए होता है। अब हमें पहले तो A/E1 निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। नहीं, सबसे पहले तो हमें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है इवेंट्स की। और इवेंट की प्रोबेबिलिटी 10th क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर से निकलती है। लॉस्ट कार्ड डायमंड था, अब हमारे पास लॉस्ट कार्ड डायमंड कार्ड जो होते हैं, एक ही कार्ड गुम हुआ है तो लॉस्ट कार्ड डायमंड है। तो 13 कार्ड है हमारे पास डायमंड के, तो 13 में से जो भी कार्ड अगर एक लॉस्ट हो गया तो 13 हमारे फेवर में केस हो गए, और कुल मिला के कार्ड्स हैं हमारे पास 52। तो ये कैंसिल होके 1/4 मिल गया। ये E1 की प्रोबेबिलिटी हमारे हाथ में आ गई। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 की। E2 की मतलब द लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। अब नॉट डायमंड में 39 हमारे फेवर में हो गए, डायमंड जो नहीं है वो 39 कार्ड्स हैं, नॉट डायमंड का मतलब 39 हमारे फेवर में है, 52 टोटल हैं। तो ये 13 के टेबल से कैंसिल होके 13 3 जा और 13 4 जा, 3/4 आ गया। तो सबसे पहले हमें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, और इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 10th क्लास के प्रोबेबिलिटी से निकलती है, जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। और अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, एक तो निकालनी है A/E1। अब A/E1 का मतलब समझो। A मतलब ये घटना पहले से हो चुकी है, E1 हो चुका है, और A की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। A की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए जबकि E1 हो चुका है। E1 हो चुका है मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड है, लॉस्ट कार्ड डायमंड है, और हमारे हाथ में दोनों कार्ड डायमंड के ही निकल के आए हैं। अब सबसे पहली बात तो 2 कार्ड हमने निकाले हैं। अगर एक कार्ड निकालना होता तब तो प्रोबेबिलिटी हमारी 10th क्लास की थी, लेकिन इसमें 2 कार्ड्स हैं तो 11th क्लास का कम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि हमने 2 कार्ड खींचे हैं। तो
डायमंड के कार्ड्स हमारे पास, अगर डायमंड का ही लॉस्ट हो चुका है, इवन मतलब जो घटना हो चुकी है वो डायमंड कार्ड के लॉस्ट होने की घटना हो चुकी है, इवन, तो इवन तो हो चुका है, मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड का है ये हमें पता है, और जो हमने दोनों कार्ड निकाले हैं वो दोनों भी डायमंड के ही निकल के आए हैं। तो डायमंड के कार्ड हमारे पास टोटल अब 12 हैं, 12 में से 2 कॉम्बिनेशन 12 2 और डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास जब एक कार्ड लॉस हो चुका है तो 51 में से हमने 2 कार्ड निकाले हैं, ये टोटल कॉम्बिनेशन हो गया 51C2। 51 में से 2 कार्ड निकाले हैं और वो दोनों के दोनों डायमंड में से निकल के आए, और डायमंड के कार्ड अब हमारे पास 12 रह चुके हैं, क्योंकि इवन हो चुका है मतलब डायमंड का ही कार्ड लॉस्ट हुआ है, तो 12 में से 13 में से 12 ही रह गए थे। तो इसे सोल्व करना है, और हमें मालूम है 12C2 में हम शॉर्टकट में 12 × 11 लिखेंगे, 2 कदम चलेंगे और नीचे 1 × 2 और अपॉन 51, यहाँ से भी 2 कदम चलना है, जितना यहाँ लिखा होता है उतने कदम, शॉर्टकट मेथड है ये, 2 कदम चलो, 2 कदम चले हैं इसलिए 1 × 2, 3 चलते तो 1 × 2 × 3, 3 चलते अगर कदम तो 51 × 50 × हमारा 49 भी आता और नीचे 1 2 3 आता। तो ये मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। अब इसे सोल्व कभी भी नहीं करते, इन क्वेश्चंस में सब कुछ कैंसिल होता है, ये तो कैंसिल हो रहा है, इसे तो कैंसिल कर दो, 51 × 50 ये एज इट इज़ लिख दो, इसको कैंसिल आउट नहीं करना है कुछ भी, इसको एज इट इज़ रहने देना है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी हैपेंड, E2 हैज़ हैपेंड ऑलरेडी। जब E2 हो चुका है, E2 हो चुका का मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। अब लॉस्ट कार्ड यदि डायमंड नहीं है तो हमारे पास 13 कार्ड पटे हुए हैं डायमंड के, कॉम्बिनेशन 13 2, 13 में से 2 हमारे हाथ में लग गए और टोटल तो 51 में से ही 2 निकल के आएंगे। तो 13 × 12, 1/2 तो 1/2 तो कैंसिल होने वाले हैं, और 51 × 50 ये बचेगा हमारा कुल मिला के। इसके अपॉन भी 1 × 2 आएगा, इसके अपॉन भी, तो कुल मिला के यही बचेगा। अभी हमने किया तो है ये वाला, तो ऐसे ही आएगा। तो इसको भी हमें सिंप्लीफाइड नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है, कैंसिल आउट मतलब नहीं करना है। अब बेस थ्योरम लगेगी, और बेस थ्योरम कहती है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। अब लॉस्ट कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो लॉस्ट कार्ड डायमंड में इवन है, तो कुल मिला के हमसे E1/A पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। ये E1 की प्रोबेबिलिटी यानी लॉस्ट कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, जबकि A मतलब दोनों कार्ड हमारे हाथ में जो आए हैं वो दोनों के दोनों डायमंड आ चुके हैं, ये ऑलरेडी हैपेंड वाली इवेंट होती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है। ये बेस थ्योरम होती है, उल्टा चलता है इसमें, E1/A। अब ऊपर तो हमने जो केस लेना है वो E1 वाला केस लेना है, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसका इंटू करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 के साथ, A/E1। E1 वाला केस ऊपर लेना है, E1 और A/E1 इनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट ऊपर, और नीचे सबका समेशन, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू A/E1 प्लस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट A/E2 के साथ। नीचे तो सबका समेशन लेना होता है, 3 इवेंट्स होंगे तो तीनों का इस तरह से इवेंट का चलेगा, और ऊपर वही केस लेना है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, वो केस ऊपर आएगा। और इस फॉर्मूले को जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी बुक में यही एक फॉर्मूला है जिसको लिखने का ही 1 नंबर मिलता है, 1 मार्क्स तो इसको लिखने का ही मिल जाएगा। अब E1 की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, 1/4 हमने निकाल रखी है, 1/4 ये E1 की प्रोबेबिलिटी रही, और A/E1 ये रहा, 12 × 11 51 × 50, 12 × 11 अपॉन 51 × 50, और अपॉन E1 ये तो यही कैसे लेना है, 1/4 × 12 × 11 अपॉन 51 × 50 प्लस E2 वाला केस, E2 की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू A/E2 ये रही हमारे पास 13 × 12
अपॉन 51 इंटू 50। अब इसको यहाँ कैंसिल आउट ना करने का मकसद ये होता है कि जैसे 51 अपॉन ये 50 है, ये भी 51 50 है, ये भी 51 50 है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और ये भी इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 4 4। तो इसलिए सिंप्लीफाइड वहाँ नहीं करते, क्योंकि वहाँ अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब 12 इंटू 11 तो ऊपर आ गया, और 12 इंटू 11 तो होता है हमारा 132, और अपॉन 12 इंटू 11 ये तो 132 ही हो गया, और प्लस 13 इंटू 12, तो 13 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 468। ये इनका प्रोडक्ट करके देख लेंगे। अब हमने लिखा 132 ऊपर है, और ये कुल मिला के नीचे आ गया 600। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ जाके कैंसिल करते हैं। सिंप्लीफिकेशन यहाँ कभी नहीं करते इन क्वेश्चंस में, इनमें आखिरी में जो बचता है उसी को हम कैंसिल आउट करते हैं। अब 12 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, और 12 5 जा 60, और ये वाली 0, तो 11 अपॉन में 50 इसका आंसर आ गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 12 का, क्योंकि इसमें एक साथ 2 कार्ड हमने पिक किए हैं, 2 कार्ड हमने ड्रॉ किए हैं, तो 2 कार्ड ड्रॉ करने की वजह से हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में 13.3 में 12 क्वेश्चन को छोड़ के किसी भी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन नहीं लगता। इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन इसलिए लगता है क्योंकि एक साथ 2 कार्ड हमने ड्रॉ किए हैं। एक कार्ड ड्रॉ करते तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं लगता, तो जब एक से अधिक कार्ड हमने ड्रॉ करने होंगे, एक से अधिक, तो इसीलिए हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है, और 13.3 का क्वेश्चन आएगा पक्का 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का।